Assalamu alaikum, dear students. I trust you all are fine and pleasant. I am Imran Talib and I am lecturer in Department of Mathematics and Statistics of Virtual University of Pakistan. हम कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर फॉर मैथमेटिक्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आज उस सीरीज़ के हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे विद टाइटल डूइंग मैथमेटिक्स विद मैटलैब। इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स, vectors, some built-in functions and some user-defined functions, and at the end we will learn how algebraic equations can be solved in MATLAB, and then we will do some exercises. वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स में हम देखेंगे कि हम किस तरह एक वैल्यू जो है वो किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स हो उनको वैल्यूज़ किस तरह असाइन हो सकती है। अगर हमारे पास कुछ लॉन्ग असाइनमेंट्स हैं तो हम उनको किस तरह वैल्यूज़ असाइन करेंगे। इन वेक्टर्स में हम देखेंगे कि हम वेक्टर्स और मैट्रिसेस को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। मैटलैब किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को ऑलवेज अरे और मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करता है। फिर हम बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे। मैटलैब कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मैटलैब के अंदर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइंड है, लाइक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल लॉगरिथम फंक्शंस एंड स्क्वायर रूट फंक्शन एंड मैनी अदर फंक्शंस। फिर हम देखेंगे कि हम कुछ फंक्शन खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सम टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम कुछ फंक्शन खुद से डिफ़ाइन करें, उनको हमें यूज़ करना पड़ता है, तो उनको हम कहते हैं यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन। वो फंक्शन किस तरह डिफ़ाइन किए जाते हैं, उनका सिंटैक्स क्या होगा, हम वो देखेंगे। एट द एंड हम देखेंगे कि अलजेब्रिक इक्वेशंस वेदर इट इज़ लीनियर और नॉन लीनियर, उनको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर अलजेब्रिक इक्वेशन में मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाएं तो फिर हम उनको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, उनका सिंटैक्स क्या है। इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स को देख लेते हैं कि उसे हम किस तरह वैल्यू असाइन कर सकते हैं। किसी भी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए मैटलैब के अंदर आप उस वेरिएबल्स को लिखेंगे कि आपका वेरिएबल क्या है, वेदर इट इज़ यू, वी, एक्स, वाई और जी और समथिंग एल्स। फिर आप इक्वालिटी का साइन यूज़ करेंगे और फिर वो पर्टिकुलर वैल्यू आप उसको असाइन कर देंगे। रिमेंबर डैट आप जब भी किसी वेरिएबल को यूज़ करना चाहेंगे तो आपको सबसे पहले उसकी वैल्यू को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, आपको उसकी वैल्यूज़ की नेचर को बताना पड़ेगा। अगर आप उसकी वैल्यूज़ को डिफ़ाइन नहीं करते तो देन फिर आप उसको एज ए सिम्बॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि कमांड विंडो के अंदर हम किस तरह वेरिएबल्स को साइन करके हम किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ को उस पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ये हमारी कमांड विंडो है, कर्सर इसमें ब्लिंक कर रहा है, इट्स मीन हमारी कमांड विंडो एक्टिव है। राइट मोस्ट पे हमारे पास 2 विंडोज़ हैं, वन इज़ वर्क स्पेस एंड दैट इज़ कमांड हिस्ट्री। कमांड हिस्ट्री में हम जो भी वर्क करेंगे वो सेव होगा, और यहाँ पे वर्क स्पेस में हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हम डिफ़ाइन करेंगे उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। करंट फोल्डर में अगर हम इस फाइल को सेव करना चाहेंगे तो हम इस फाइल को सेव करके करेंगे तो वो करंट फोल्डर में वो सारी फाइल्स सेव हो रही होंगी जो हमने ऑलरेडी मैटलैब के अंदर सेव की है। अभी तक हमने फाइल को सेव करना नहीं सीखा, मैटलैब के अंदर किस तरह सेव करेंगे। जब हम एडिटर में वर्क करेंगे, जब मैं आपको सिखाऊंगा कि एडिटर में किस तरह वर्क करते हैं, स्क्रिप्ट फाइल को किस तरह यूज़ करते हैं, तो देन फिर हम उसको सेव करेंगे तो वहाँ पे हम इसको सीखेंगे। तो अब स्टिल अप टू नो हमने इस करंट फोल्डर वाली विंडो के यूज़ को नहीं सीखा। सबसे पहले हम वर्क स्पेस को क्लियर कर लेते हैं कि इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो हमें शो ना हो। सिमिलरली हम कमांड हिस्ट्री को क्लियर कर लेते हैं कि इसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं जो ऑलरेडी पहले वर्क की हुई हैं वो शो ना हो। अब हम कमांड विंडो में वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल I want to find the value of a polynomial at x equal to 2, then what should do I? डेफिनेटली कि पोलिनोमियल्स वो एक से ज़्यादा वेरिएबल पे हो सकती है, वन वेरिएबल की पोलिनोमियल भी हो सकती है। तो अभी अगर हम वन वेरिएबल पोलिनोमियल जो वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करें, सबसे पहले हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 2 एंड देन आई पुट सेमी कॉलन साइन। अगर आप ये सेमी कॉलन साइन पुट करेंगे
तो ये मैट लैब जब आप इसे इंटर करेंगे तो मैट लैब जो है इस कमांड को एग्जीक्यूट तो कर देगा, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट जो है वो कमांड विंडो में डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन आपकी एग्जीक्यूशन हो चुकी होगी, वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो 2 स्टोर हो चुकी होगी। तो आप अगर ये कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो ये कर ले, अगर आप ये कमांड नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप पे इंटर पुट करेंगे तो ये आउटपुट भी डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आप x इज़ इक्वल टू सपोज 3 लिखते हैं तो आप सेमी कॉलन का साइन यूज़ करते हैं तो इंटर करते हैं तो अब ये इसकी आउटपुट को डिस्प्ले नहीं किया, x इक्वल टू 3 डिस्प्ले नहीं किया इसने। लेकिन मैट लैब के बैकग्राउंड में x वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया उसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो दोनों तरह से आप इसकी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। देन अगर आप ये वैल्यू आप चाहते हैं कि आप x इक्वल टू 3 जो हमने स्टोर किया हुआ है हम और x इक्वल टू 2 जो हमने स्टोर किया हुआ है इनकी वैल्यूज़ को हम क्लियर कर दें, हम इस जगह पे कोई और वैल्यूज़ यूज़ करना चाहें तो आपको सबसे पहले लिखना होगा क्लियर x को आप यूज़ करेंगे, क्लियर x। अब x की वैल्यू जो हमने 3 स्टोर की हुई थी वो क्लियर होगी, हम x की कोई नई वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप x की वैल्यू को आप 4 रखना चाहते हैं तो अब मैटलैब जो है वो 4 को रीड करेगा। एट द एंड अब हम कमांड विंडो को क्लियर करते हैं और फर्दर कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सारे वेरिएबल्स क्लियर ऑल कमांड से सारे वेरिएबल्स वर्क स्पेस के अंदर हम क्लियर कर लेते हैं कि अब वर्क स्पेस के अंदर फर्दर कोई वेरिएबल स्टोर नहीं है हमारा। x इज इक्वल टू 4, देन एक हमारे पास पॉलिनोमियल है एग्जाम्पल x स्क्वायर -4 एंड +5। तो इस पॉलिनोमियल की एट x इक्वल टू 4 के ऊपर वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट होगी, डेट इज़ 16। तो मैटलैब ने इस जो पॉलिनोमियल की आउटपुट है उसको एक वेरिएबल आंस के अंदर स्टोर कर दिया। अगर आप मैटलैब को में कोई वेरिएबल्स आप खुद से डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर ये एक वेरिएबल आंस है उसके अंदर आंसर को सेव कर लेगा। ये x इक्वल टू 4 के ऊपर हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की x स्क्वायर -4 एंड +4 की। कुछ फर्दर एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल x क्यूब +10 प्रेस इंटर की तो 74 आंसर कैलकुलेट किया एट x इक्वल टू 4 के ऊपर। तो जब तक आप अगर आप x इक्वल टू 5 के ऊपर इस पॉलिनोमियल को वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक आप इसकी वैल्यू को क्लियर नहीं करेंगे तो मैटलैब जो है वो x इक्वल टू 4 ही असाइन करता जाएगा। जहाँ जहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर x अपीयर होगा मैटलैब उसको x इक्वल टू 4 वैल्यू असाइन करता जाएगा। लेकिन अगर मैं इस कमांड का यूज़ करूँ क्लियर x का तो अब x के अंदर से जो वैल्यू है वो क्लियर हो गई है। आप देखें आपके जो वर्क स्पेस है उसके अंदर से भी ये वेरिएबल क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे फर्दर वो वेरिएबल शो भी नहीं हो रहा। तो क्लियर x करने से वेरिएबल क्लियर हो जाएगा। अब आप x को एक नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप x इज इक्वल टू 10 असाइन कर दें। अब आप x स्क्वायर -4 एंड +4 इसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास अब x इक्वल टू 10 के ऊपर आप इसने वैल्यू को कैलकुलेट किया। x इक्वल टू 4 के ऊपर इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन की वैल्यू 16 थी एंड एट x इक्वल टू 10 इस जो सेम एक्सप्रेशन की वैल्यू 100 कैलकुलेट होगी। तो वेरिएबल्स को आपको क्लियर करना पड़ता है न्यू वैल्यू असाइन करने के लिए। क्लियर x, अब इसने इसको क्लियर कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करने वाली है कि जब आप वैल्यूज़ को x को क्लियर करते हैं तो आपके वर्क स्पेस के अंदर भी वैल्यू जो है वो क्लियर हो जाती है। सम टाइम आप ये करते हैं कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तो हमने 1 वेरिएबल यूज़ किया है तो आपको पता है कि जो हमने वेरिएबल असाइन किया वो x ही है। सम टाइम आपको मल्टीपल वेरिएबल यूज़ करने पड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल x y z a b c और आप
आपको लॉन्ग कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो आपको याद नहीं रहता कि हमने कौन से वेरिएबल जो है ऑलरेडी डिफाइन कर लिए हैं। आप कुछ नए वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं बट लेकिन आप उनको रिपीट नहीं करना चाहते, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने ऑलरेडी कौन से वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैटलैब के अंदर एक कमांड है, आप लिखेंगे हु, ठीक है। कमांड विंडो में हु को टाइप करेंगे, मैटलैब जो आउटपुट प्रिंट करेगा वो है योर वेरिएबल्स आर आंस। तो क्योंकि एक्स को हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो आंस ये वेरिएबल है जिसको लास्ट पे इस एक्सप्रेशन ने एट एक्स इक्वल टू 10 के ऊपर 100 वैल्यू असाइन की, तो फिर मैंने क्लियर एक्स कर दिया। तो देन हु आपको ये बताएगा कि आप कौन से वेरिएबल्स हैं। तो आपके जो वेरिएबल्स हैं वो सिंगल वेरिएबल है आंस, और वर्क स्पेस के अंदर भी एक सिंगल वेरिएबल अपीयर हो रहा है आंस। तो हु कमांड से आपको पता चल जाएगा आपने कौन कौन से वेरिएबल जो है वो डिफाइन किए हुए हैं। अगर आप वेरिएबल्स के बारे में कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि उस वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उससे कितनी स्पेस एलोकेट हुई है, वो डबल है या क्या है, उस वेरिएबल्स को वैल्यू कौन सी असाइन हुई थी, तो उसके लिए आप मैटलैब के अंदर हुज को अगर टाइप करें और फिर इंटर की को प्रेस करें तो आपको इसके एट्रीब्यूट्स पता चल जाएंगे। नेम जो वेरिएबल्स का है जो ऑलरेडी डिफाइंड हुए हैं उसका नाम है आंस, उसका साइज़ 1/1 मीन 1/1 अरे के अंदर इस वेरिएबल को स्टोर किया हुआ है। मैटलैब जब भी वेरिएबल्स को स्टोर करता है तो उसे अरे या मैट्रिक्स की फॉर्म में सेव करता है, तो आंस को उसने 1/1 के मैट्रिक्स में सेव किया हुआ है, या इन दी अदर सेंस यू कैन से डैट 1/1 अरे में सेव किया है। 8 बाइट्स हैं, इसकी क्लास जो है वो डबल है। तो ये इसके बारे में जो फर्दर एट्रीब्यूट्स हैं वो हुज कमांड्स को पुट टाइप करने से कमांड विंडो के अंदर फिर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको उस वेरिएबल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम कमांड विंडो को क्लियर करते हैं बाय राइटिंग CLC। हम जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको क्लियर आल कमांड से कर देंगे तो सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। अब अगर आप हु टाइप करेंगे तो आपका क्योंकि कोई वेरिएबल आपने अभी तक डिफाइंड ही नहीं किया हुआ, क्योंकि आपने क्लियर आल कमांड यूज़ कर दी। क्लियर आल कमांड जितने भी वेरिएबल्स आपने यूज़ किए होंगे सबको क्लियर कर देगा फ्रॉम द मेमोरी ऑफ द वर्क स्पेस ऑफ अ मैटलैब। तो अगर आप अब हु जो है वो टाइप करेंगे तो आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर आप हुज जो है वो टाइप करते हैं मैटलैब के अंदर फिर उसे आप इंटर करते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता नहीं चलेगा। The reason is that के variables have already been cleared from the workspace, from the memory of the workspace। तो ये हमने कुछ देखा कि वेरिएबल्स को जब हम असाइन करते हैं तो अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स हों तो देन फिर हमें क्या करना होगा। फॉर मल्टीपल सपोज एक वेरिएबल a है, उसकी वैल्यू को हम 2 असाइन कर देते हैं, एंड एक लाइंस के अंदर भी आप वेरिएबल्स को यूजिंग सेमीकोलन साइन आप डिफाइन कर सकते हैं। b को वैल्यू 3 साइन कर देते हैं एंड देन c को आप 4 वैल्यू साइन कर देते हैं। ये आपने वैल्यूज़ असाइन कर दी, 3 वेरिएबल्स आपने कमांड विंडो के अंदर डिफाइन कर दिए। एंड देन आफ्टर डैट अगर आप देखना चाहते हैं कि एक सपोज आप कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर लें, द सपोज उस एक्सप्रेशन को d इज़ इक्वल टू a into b and प्लस c एंड स्क्वायर, और इसको आप इंटर करेंगे तो आपको जो आंसर है वो 22 आ गया। तो मल्टीपल वेरिएबल्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो आप उन मल्टीपल वेरिएबल्स को कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज असाइन करके तो देन एट दैट पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ऊपर आप उस एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर अब आप देखना हो कि आपकी में कितने वेरिएबल्स जो हैं आपने यूज़ कर ली हैं अब तक, तो हु करेंगे तो a b c एंड d इज़ द 4th वेरिएबल जिसके अंदर इस एक्सप्रेशन की आउटपुट को मैटलैब ने स्टोर किया हुआ है। सिमिलरली इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता चल जाएगा कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये 4 वेरिएबल्स हैं, 1/1 मैट्रिक्स साइज का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर इनको मैटलैब ने स्टोर किया हुआ है। क्लास सबकी जो है वो डबल है और जो मेमोरी एलोकेट हुई है सबको वो 8 बाइट्स जो है वो मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। तो अब अगर आप क्लियर आल कर देंगे तो सारे वेरिएबल जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे मैटलैब
से। और मैटलैब की विंडो को, अगर कमांड विंडो को आप क्लियर करना चाहते हैं तो फिर आप CLC लिखेंगे तो कमांड विंडो क्लियर हो जाएगी। फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं। अगर लॉन्ग असाइनमेंट कोई हो, फॉर एग्जांपल एक तो अब हमने वेरिएबल्स अभी तक जो डिफाइन की है, मैंने उसको अल्फ़ाबेटिक्स जो है वो नंबर्स असाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, किसी वेरिएबल को बी से, किसी को एक्स वाई जी से। जो हमने लास्ट लेक्चर कल डिस्कस किया था उसके अंदर भी जब हमने डिफाइन किए थे सिंबॉलिक वेरिएबल्स, तो वहाँ पे भी हमने उसको अल्फ़ाबेटिक्स नंबर्स, अल्फ़ाबेटिक्स जो हमारे पास अवेलेबल लेटर्स हैं उनसे ही हमने उनको रिप्रेजेंट किया था। लेकिन आप इसको वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप अपनी मेमोरी के लिए, ये याद करने के लिए कि हमने ये वेरिएबल की स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ किया है, आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स के अंदर आपने देखा होगा कि हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हम फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग एक्सेलरेशन एंड बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द वैल्यू ऑफ द टाइम। तो इन 3 नॉन वैल्यू से हम एक अननोन जो है वो फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब अगर मैं इनको किसी अल्फ़ाबेटिक लेटर से रिप्रेजेंट ना करना चाहूँ, सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है फर्स्टली एट रेस्ट के ऊपर है कि अभी, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, जो मूविंग ऑब्जेक्ट हमारा होगी उसकी होगी 0 यूज एंड एक्सेलरेशन। सपोज एक्सेलरेशन जो है वो हम ले लेते हैं 20 एंड देन जो टाइम जो है वो हम ले लेते हैं सपोज 30 सेकेंड्स ले लेते हैं। एंड देन फिर हम फाइनल वेलोसिटी जो है वो इसकी कैलकुलेट अगर करना चाहें तो देन फाइनल velocity of a moving object will be equal to his initial velocity plus acceleration and multiply by with time, and then you press the enter key, then the final velocity is 600 किलोमीटर या माइल्स पर सेकेंड, जो में इसका यूनिट 600 माइल्स पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। रिमेंबर डैट अब हमने, अगर हम देखना चाहें कि हमने कौन कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं इसके अंदर, तो अब हमारे जो वेरिएबल्स को देखना चाहें आप सिंपली टाइप हु एंड देन प्रेस इंटर। तो आपने जो वेरिएबल्स हैं आपके वो है एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड देन टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेटिक लेटर्स नहीं है वेरिएबल्स, बल्कि हमारे पास जो है एक, अब यू कैन से नाउन है जो हमने डिफाइन किए थे एज अ वेरिएबल। तो एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम, ये हमारे 4 वेरिएबल्स हो गए। अब इनके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन लें तो 1 बाई 1 साइज़ के मैट्रिक्स में स्टोर हुए हैं, क्लास सबकी डबल है और जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो सबको 8 एलोकेट हुई है। तो आप अपने वेरिएबल्स को इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब आप फर्दर प्रोग्रामिंग्स में जाएंगे, मसला आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे में भी आपको इस तरह के वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़े तो आप उसको फिर इस तरह भी वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर हो गया कि हमने वेरिएबल्स को किस तरह वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो अगर आप सपोज आप वेरिएबल्स को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हो, देन यू हैव टू डिक्लेयर दीज वेरिएबल्स एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल्स। तो आपको फिर उनको सिंबॉलिक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनको कोई पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर देते हैं तो फिर आपको उनको सिंबॉलिक वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है।